Maro, Rajasthan. Hi, everybody. Never stop trying, never stop believing, never give up. Your day will come. Today is 3rd of January 2023. We are going to talk about all these important topics. See, न्यूज़पेपर थोड़ा आज भी डिले हो गया बट आई एम ट्राइंग इसको मैं आफ्टरनून में बहुत जल्दी शिफ्ट कर दूंगा आफ्टरनून में न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर का फॉर्मेट वी आर नॉट गोइंग टू चेंज, दिस इज़ अ वेरी गुड फॉर्मेट। तो जैसे प्रीलिम्स और टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है बट दैट डजंट मीन कि न्यूज़पेपर को हम डाइल्यूट करेंगे। न्यूज़पेपर एवरीडे मीन्स एवरीडे के बेसिस पे सेम फॉर्मेट में वी विल कंटिन्यू। सो ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट 35-40 मिनट्स में कंटिन्यू करेंगे। आई हैवंट डन एनीथिंग टुडे, माउंटेन ऑफ डन थिंग्स। सी एट टाइम्स हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी चीजें अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तब हमें ये देखना चाहिए कि वी हैव ट्रेवल्ड सो फार। सो ऑलवेज बी काइंडर टू योरसेल्फ एंड सेलिब्रेट लिटिल विंस। ये लिटिल विंस जरूरी है, इससे मोमेंटम बनता है बिगर विक्ट्रीज के लिए। सो रिमेंबर, इफ वी ऑल डिड द थिंग्स वी आर केपेबल ऑफ डूइंग, वी वुड लिटरली एस्टाउंड अवरसेल्व्स। सो स्टडी फुल थ्रॉटल और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ना जरूरी है। दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स। ये कोर्स कंटिन्यूड रहेगा। आज से लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट की। और ज्योग्राफी की क्लास के लिए मुझे एक दिन का और टाइम दो। इसमें या तो सुबह 10 बजे या 11 बजे, इस दोनों में से एक टाइम हम चूज कर लेते हैं। और मॉर्निंग में हम ज्योग्राफी की क्लास अभी स्टार्ट करने वाले हैं। ये बिफोर नोटिफिकेशन का टारगेट है और आफ्टर नोटिफिकेशन इसी कोर्स में ये सारी चीजें हम देखेंगे। Then this is new course, this is test series. The simple idea of this course is कि at least 10,000 plus multiple choice questions different government exams के, different basics and advanced level के, revision through MCQs, ये सारी चीजें लाइव क्लास में, पीयर लर्निंग में, ये सारे सेशंस में मैं आपको यहाँ पे गो थ्रू करवाऊंगा, ये सारे MCQs। सो दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली ऑसम। और ये वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा 28 मई 2023 के लिए। इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, विजिट दिस वेबसाइट। फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी अभी मॉर्निंग में स्टार्ट होगा। टेलीग्राम क्विज कंटिन्यू रहेगा। 5 MCQs, अभी आप इसे डेली बेसिस पे सॉल्व करो। वोकैबुलरी भी कंटिन्यू रहेगा। इनएडवर्टेंट मतलब बेपरवाह, नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम और अचीव थ्रू डेलिबरेट प्लानिंग। अनइंटेंशनल है, इंटेंडेड नहीं है। टिकलिश मतलब होता है मुश्किल, डिफिकल्ट टू डील विद, रिक्वायरिंग केयरफुल हैंडलिंग, प्रॉब्लमेटिक, डेलिकेट हो सकता है। डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन मतलब जैसे पॉलिटी में भी हम पढ़ते हैं, द एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री और लिमिट्स ऑफ समथिंग। तो पॉलिटी में जो डीलिमिटेशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डीलिमिटेशन करते हैं कि ये संसदीय क्षेत्र ये है, लाइक दिस। सो दिस इज डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हदबंदी। वर्नाक्यूलर मतलब मातृभाषा होती है, द लैंग्वेज और डायलेक्ट स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल इन अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन। बैबल मतलब होता है कोलाहल, कंफ्यूज नॉइज मेड बाय अ नंबर ऑफ वॉइसेस। सो आज के वोकैब वर्ड्स हैं बैबल, वर्नाक्यूलर, डीलिमिटेशन, ticklish or inadvertent. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Vocabulary strong रखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। क्विज 2 to 4 के आंसर्स है। बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश जो था ये डिसाइसिव बैटल था एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को काला पानी, ब्लैक वाटर कहा गया है। 1911 तक कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थी कैलकाटा। बैटल ऑफ प्लासी में मीर जफर ने बिट्रे किया था सिराजुद्दौला को। इसको फार्स भी बोलते हैं बिकॉज इसमें एक्चुअल फाइट हुआ ही नहीं, वो पहले ही ब्रिटिशर्स ने अपने नेफेरियस डिजाइन और दिस प्लॉटिंग अगेंस्ट कर लिया था सिराजुद्दौला, तो एक्चुअल वॉर हुआ ही नहीं। Who was the Nawab when Dalhousie annexed Awadh in 1856? The answer is Wajid Ali Shah. आज के सवाल है, बोट रेसेस ऑफ केरला, बोट रेसेस, स्नेक बोट रेसेस आर स्पेशल फीचर ऑफ विच फेस्टिवल? Jallikattu is associated with which Indian festival? Name the annual fair of Rajasthan at which camel trading is a major event. रथ यात्रा जो पुरी में होती है, हम किन के ऑनर में ये सेलिब्रेट करते हैं? पर्यूषण, पर्यूषण इज अ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ विच कम्युनिटी? सो ये 5 सवाल हैं आज के लिए। आज के सीसेट के सवाल हैं। सी अगेन वेरी इजी। बताइए यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं हिंदी और ओनली इंग्लिश के? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 5 बेल्स हैं, उनका टाइमिंग दिया हुआ है, इंटरवल आपको बताना है 1 आवर में वो कितने बार एक साथ वो घंटियां टोल टुगेदर होगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2।
देन ये है राइटिंग प्रैक्टिस। सी, एक नोट तैयार करिए आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे हम पढ़ते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो मनेका गांधी केस, रिमेंबर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अक्सर आज के भी जो कुछ आर्टिकल्स हैं हम वो देखेंगे, जैसे प्रिजन रिफॉर्म्स एटसेट्रा में राइट टू लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राइट टू लाइफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं। बहुत सारी चीज़ें राइट टू लाइफ में आती है, राइट टू लाइफ में आर्टिकल 21 के अंदर आती है। तो इस पर एक बड़ा अच्छा सा नोट तैयार करिए, ऑल द एस्पेक्ट्स बताइए आर्टिकल 21 के, इसको कंसोलिडेट कर लीजिए। इससे बहुत प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन का आने का, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। प्रिपेयर अ नोट ऑन द एनडीएमए गाइडलाइंस ऑन सीवियर कोल्ड। ठंड बहुत बढ़ गई है, अब इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो गाइडलाइंस बताती है उसको कंसोलिडेट कर लीजिए। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, जिससे हम डिजास्टर मैनेजमेंट जो GS3 में भी दिया है वो अच्छे से प्रिपेयर कर ले। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द एनडीएमए गाइडलाइन। आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाइएगा, एनडीएमए बड़ा अच्छा कंटेंट है वहाँ पे। तो ये 2 सवाल है आज के लिए। अब आप ये बताओ एनडीएमए किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है और इसका चेयरमैन कौन होता है? क्या इसी मिनिस्ट्री के जो चीफ हैं वो चेयरमैन होते हैं? आंसर। सो दिस इज राइटिंग प्रैक्टिस। सिमिलरली ये अब कंटिन्यू रहेगा। आज कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी। स्पीशीज रिचनेस क्या होता है, इवननेस क्या होता है, और स्टेबल कम्युनिटी होता है। तो ये बड़े अच्छे माइंड मैप्स हैं जो अभी टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर किए हैं। इनको डेली बेसिस पे, जैसे आज ये 9 डेफिनेशंस है, इन 9 डेफिनेशंस को आप गो थ्रू करो, इसको याद करो। इससे क्या होगा, साइमल्टेनियसली हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन भी कंप्लीट होता जाएगा। सोशल मीडिया अपडेट है, ये बड़ा अच्छा फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल का नाम है बिहू। बिहू, तो लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर। बिहू जो है ये असम में होता है और 3 बार सेलिब्रेट होता है साल में। एक होता है बोहाग बिहू, बोहाग बिहू अप्रैल, काटी बिहू अक्टूबर और माघ बिहू जनवरी। तो अभी कौन सा बिहू आ रहा है? माघ बिहू। ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द मिशिंग्स, देवरी, मोरान्स ये सेलिब्रेट करते हैं बिहू को ट्रेडिशनल डांस के फॉर्मेट में भी। तो दिस इज वन काइंड ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल, नए क्लोथ्स होते हैं, फीस्ट होता है, और ये वाइब्रेंट बिहू फेस्टिवल है असम का। देन आप हैं सतीश धवन साहब, आप इंडिया के प्रोफाउंड मैथमेटिशियन एंड एरोस्पेस इंजीनियर रहे हैं। तो वी पे अवर हम्बल ट्रिब्यूट टू सतीश धवन, अ रिनाउंड मैथमेटिशियन एंड एरोस्पेस इंजीनियर। आपका जो कंट्रीब्यूशन है एज अ चेयरमैन ऑफ इसरो, ये एक बहुत पायोनियर रहा है और फाउंडेशन डाला है अपने इंडियन स्पेस प्रोग्राम का। सो दिस इज इसरो एंड दिस इज सतीश धवन साहब। आप भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप हैं सावित्री बाई फुले जी। सो वी पे अवर हम्बल रिगार्ड्स टू द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट एंड पोएट। सावित्री बाई फुले जी वॉज अ पायोनियर ऑफ विमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। सोशल रिफॉर्मर है, आपको जाना जाता है एज एन इंस्पिरेशन एंड हीरो फॉर हर टायरलेस वर्क इन एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड वर्किंग टूवर्ड्स अ मोर इक्विटेबल सोसाइटी। तो ज्योतिबा फूले जी और सावित्री बाई फूले जी। पुणे यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, क्या आप बता सकते हो? सो दिस इज सावित्री बाई फूले जी। डिड यू नो में अगेन राजस्थान है। राजस्थान पहला राज्य है इंडिया का जिसने स्काई एस्ट्रो टूरिज्म को 33 जिलों में इंट्रोड्यूस किया है। तो राजस्थान, दिस एस्ट्रोनॉमी स्काई गेजिंग। सो राजस्थान में ये नाइट स्काई एस्ट्रो टूरिज्म है, नाइट स्काई एस्ट्रो टूरिज्म है। तो बहुत सारी लोकेशंस में इसको एनकरेज किया जा रहा है, एस्ट्रो टूरिज्म। राजस्थान वैसे भी जाना जाता है अपने रिच कल्चर और हेरिटेज के लिए, और राजस्थान जाना जाता है अपने टूरिज्म पोटेंशियल के लिए। आज हम जानते हैं मिलेट्स के बारे में, बिकॉज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023। तो मिलेट्स आर रियली गुड। ये स्मॉल सीडेड हार्ड क्रॉप होता है, ड्राई जोन्स और एरिड जोन में भी ये बहुत इजीली ग्रो होता है, रेन फेड एरिया। ये सीड्स होते हैं तो इनका गेस्टेशन पीरियड भी बहुत कम है। हार्वेस्ट क्रॉप 65 दिन में रेडी हो जाती है। इट कैन कीप वेल फॉर 2 years और बियॉन्ड। तो इनका स्टोरेज वगैरह भी बड़ा कन्वीनियंट है। तो दैट इज वाई मिलेट्स को सुपर फूड कहा जा रहा है, सुपर फूड। और ये इंटरनेशनल ईयर है 2023। तो मिलेट हेल्दी होता है, ग्लूटेन फ्री होता है, डाइटरी फाइबर भी होता है। तो दिस इज रियली गुड फॉर से डाइजेशन, स्टमक।
इससे सूक्ष्म जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आयरन हुआ, जस्ता, कैल्शियम हुआ, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट हुआ, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। क्या आप बता सकते हो व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स और इसका क्या यूटिलिटी होता है, ये क्या चीज़ बताता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स? इसमें प्रोटीन और विटामिन बी होते हैं, पॉलीफेनॉल्स होता है, फाइटो हार्मोन्स भी होते हैं। तो दिस इज अ सुपर फूड। वन नेशन मैनी मिलेट्स। अब मिलेट्स को जानना भी जरूरी है। तो जैसे ये सोरगम है, ये ज्वार है, कोदो कोदरा, पर्ल बाजरा, दिस इज ब्रूम कॉर्न, फिंगर मिलेट रागी, दिस इज बार्नियार्ड मतलब सांवा, ये कुटकी है, ये हरी कंगनी है, कंगनी, कुट्टू, चेना और राजगिरा। तो ये सारे जो फैमिली है, ये सारी फैमिली कहलाती है मिलेट्स और ये बहुत हेल्दी होते हैं। अब ये अवॉइड कोल्ड वेव में एनडीएमए ने कहा है बी स्मार्ट बी प्रिपेयर्ड, एडिक्वेट विंटर क्लोथिंग होना जरूरी है, ज्यादा हीरो नहीं बनना है, स्टे इंडोर्स एज मच एज पॉसिबल, और जो ग्लव्स पहनना है, वार्म इंसुलेशन जरूरी है, रेडियो, वॉच टीवी, न्यूज़पेपर, लेटेस्ट अपडेट्स आप देखते जाओ, हॉट ड्रिंक्स, गर्म पानी पीना चाहिए, एल्डरली सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है एल्डरली और बच्चों का, एडिक्वेट वाटर भी करना है बिकॉज पाइप्स स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर तरफ जो हिली एरिया है जहाँ बहुत ठंड होता है, वहाँ पे जो वाटर के पाइप्स होते हैं वो फ्रीज होते हैं और ब्रेक भी हो जाते हैं। क्या आप इसके बिहाइंड जो साइंस है वो एक्सप्लेन कर सकते हो? इसका रीज़न क्या है? एडिक्वेट वाटर एज पाइप्स में फ्रीज और पाइप्स एट टाइम्स ब्रोक भी हो जाता है, टूट जाता है। तो इसका साइंस क्या है, कैन यू टेल? इमरजेंसी सप्लाईज हमें रेडी रखना है। तो बी स्मार्ट बी प्रिपेयर्ड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर व्हेन इट कम्स टू डिजास्टर मैनेजमेंट। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस फॉर्मेट इज गुड, स्पीड से हम सारी चीजें यहाँ पे कवर कर लेते हैं, टाइम भी सेव होता है, क्रिस्प कंसाइज। ओके, अब रेंज भी कवर हो रहा है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये फ्रंट पेज है, ऑनलाइन गेमिंग की नई पॉलिसी आ रही है, अ थर्ड ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी विल बी हिट 2013-2023 आईएमएफ की वार्निंग है, डिग्रीज का क्या वर्थ कम होता जा रहा है, डिग्रीज क्या अब उतना वैल्यू नहीं रखती है, और ये T20 सीरीज स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट न्यूज़ है, ये है 2016 के डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस की। तो एक था 1000 रुपए का नोट और एक था 500 रुपए का नोट। ये जो दो पुराने नोट थे इनको डीमोनेटाइज कर दिया गया। डीमोनेटाइज मतलब ये जो नोट्स होते हैं ये एक लीगल टेंडर होते हैं। लीगल टेंडर मतलब गवर्नमेंट, आरबीआई गवर्नर ने वहां साइन करके बोला है कि मैं धारक को इतने रुपए वैल्यू का दिस अदा करने का प्रॉमिस करता हूँ। तो दीज आर लीगल टेंडर। गवर्नमेंट ने बोला अब इसको हम लीगल टेंडर नहीं मानते हैं, तो ये कागज का टुकड़ा हो गया, कागज का टुकड़ा, बिकॉज इसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। जैसे गोल्ड में इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। गवर्नमेंट ने इसको मानने से मना कर दिया, तो इट वाज सिंपली अ पीस ऑफ पेपर। तो ये प्रोसेस हुआ 2016 में। रीज़न ये बताया गया था कि हमें डिजिटाइज करना है इकोनॉमी को, जो कैश इन इकोनॉमी है उसको कम करना है, जो ब्लैक मनी है उसको हमें हिट करना है, करप्शन रिलेटेड चैलेंजेस बताए, काउंटर फीटिंग ऑफ नोट्स होता था उसको दूर करना है, इंटरनेशनल सिंडिकेट्स एट्सेट्रा। तो द आइडिया इज़ कि इसलिए हमने डीमोनेटाइजेशन किया था इन दो बड़े नोट्स का। अब इस पे सवाल ये उठा कि जिस तरीके से डीमोनेटाइजेशन किया इससे ऑब्वियसली डिफिकल्टीज भी हुआ, हार्डशिप्स भी हुआ, तो क्या ये वर्थ था ये एक्सरसाइज? इस बात पे कोर्ट में ये डिसीजन गया। अब इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ देखा है, जो जजमेंट पास किया है, लेट अस स्टिक टू दैट। तो 4:1 के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, मतलब डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस को वैलिड ठहराया है, ये बताया। तो जैसे जस्टिस BR गवाई साहब ने कहा कि डीमोनेटाइजेशन जो था इसमें कोई डिसीजन मेकिंग फ्लॉ नहीं था, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को सेटिस्फाई करता है। ये जो जुडिशियल डॉक्ट्राइन होती है ना, इसका मैंने एक PDF शेयर किया है अभी टेलीग्राम पे, हैव अ लुक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्ट्राइंस, जुडिशरी की डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्ट्राइंस। तो ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को पास करता है, और प्लस जो लॉज हैं विद इन द लॉज ही ये डिसीजन लिया गया था। तो इस तरीके से 4 जजेस ने इसको करेक्ट बताया। जो ऑपोजिट व्यू आया वो आया जस्टिस BV नाग रत्ना मैम का। तो RBI एक्ट डज नॉट एनविसाज इनिशिएशन ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑफ बैंक नोट्स बाय द सेंटर, सब सेक्शन 26 ऑफ द एक्ट में ऐसा लिखा गया, इसको साइट किया गया। तो दैट इज वाई ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ इस पे यहाँ पे डिसेंट दिखाया, बट ओवरऑल 4:1 से ये डिसीजन को वैलिड बताया गया है। ओके, सो दिस इज
डीमोनेटाइजेशन। इससे बेनिफिट ये बताए गए जैसे यूपीआई आया, एनपीसीआई आया, डिजिटल इकोनॉमी हुआ, ऐसे काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स भी हुए। प्लस फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है, डिजिटल लिटरेसी फाइनेंस के बढ़ी है। तो आरबीआई को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, और अपॉर्चुनिटी थी फाइनेंशियल इंक्लूजन की। जैसे एक जैम ट्रिनिटी हुआ, जैम ट्रिनिटी, कैन यू टेल द फुल फॉर्म ऑफ जैम ट्रिनिटी? सो दिस इज सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी रूलिंग फाइंड्स नो फ्लॉ इन 2016 डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, उड़ीसा में दिस यहाँ रिव्यू कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स, डीरेल हो गया। 80% बस फ्लीट अब इलेक्ट्रिक होगा बाय 2025। और दिस इज नेक्स्ट पेज। अब सी, ये एक बड़ा अच्छा टेम्पलेट है। यहाँ पे क्या हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी IIST तिरुवनंतपुरम, यहाँ के स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स सब गए वहाँ पे, ग्रुप गया इनका, और वो गया एक विलेज में, ट्राइबल विलेज में, और वहाँ के जो बच्चे हैं उन लोगों को नया साइंस रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कराए गए और उनका इंटरेस्ट डेवलप किया साइंस में। तो जो चिल्ड्रन है इस ट्राइबल हैमलेट केरला में, इनको रॉकेटरी के लेसन सिखाए गए, रॉकेटरी के लेसन्स। साइंस कैंप हुआ और बच्चों का साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक अक्यूमेन, इसको बढ़ाने के यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट हुए अमंग फॉरेस्ट कम्युनिटी। सो दिस इज अ रियली गुड एक्सरसाइज। अब ये यूटिलिटी क्या है, ये एक टेम्पलेट है। जब भी आपको बात आए कि हमें साइंटिफिक टेम्पर कैसे बढ़ाना है, जैसे साइंटिफिक टेम्पर फंडामेंटल ड्यूटीज में भी लिखा हुआ है, कैन यू टेल विच फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा है कि साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाना है? तो द पॉइंट इज, बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना जरूरी है। एक बार उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली उसमें एक्सेल करेंगे साइंटिफिक पे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड साइंस की नॉलेज में जर्नी उनका स्टार्ट होगा। तो दिस इज रियली गुड। यहाँ पे स्टूडेंट्स को जैसे बताया गया कि कैसे वाटर रॉकेट बनाते हैं, गाइडेंस फ्रॉम VSSC एंड IIST यहाँ पर था। तो दिस इज अ वेरी गुड टेम्पलेट। तो द गवर्नमेंट होप्स टू होल्ड साइंस कैंप्स इन ऑल 350 ट्राइबल सेटलमेंट्स विद द हेल्प ऑफ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, ड्रीमिंग हाई, वंडरफुल। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, और यहाँ पर है ऑस्पिशियस डे। ये है लॉर्ड श्री रंगनाथ स्वामी जी ऑन द ओकेजन ऑफ दिस वैकुंठ एकादशी इन जियागुड़ा इन द ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद। ये 400 साल पुराना यहाँ का टेम्पल है। हमें जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स भी करना चाहिए। आप देखो हमारा डे टू डे वोकैबुलरी भी है, वो एट टाइम्स आप देखना जेंडर बायस्ड है। जैसे पहले बैट्समैन होता था, क्रिकेट में बैट्समैन बोलते थे, इसके बजाय बैटर बोलना ज़्यादा सही है और बॉलर बोलना ज़रूरी है, बैटर एंड बॉलर। कई बार हम वर्कर्स भी बोलते हैं तो वहाँ पे पर्सन लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। जेंडर न्यूट्रल वर्ड होगा, तो जैसे एक्स सर्विस मैन एक वर्ड है, तो दिस इज अगेन बायस। सो द पॉइंट इज, क्या यहाँ जेंडर न्यूट्रल वर्ड यूज़ किया जा सकता है? फौज में जो एक्स सर्विस मैन वर्ड यूज़ होता है, दिस इज दैट। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ओवर 3 years आफ्टर कंप्लीशन, वॉल ऑफ पीस, तो ये म्यूरल है, ऐसी दीवार है और दीवार पे पेंटिंग्स, ड्राइंग्स इस तरीके से बनाया गया है, तो इसको म्यूरल बोलते हैं। तो ये आर्टिस्ट है सुरेश के नायर साहब, और इन्होंने वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनाया है पलक्कड़ में। ये 700 फीट का लॉन्ग कंपाउंड वॉल है गवर्नमेंट स्कूल का, और यहाँ इस तरीके से सारा इन्होंने एम्बॉस किया है, आर्ट किया है, डेकोरेट किया है पीस को आगे बढ़ाने के लिए। सो दिस इज दैट। अक्सर स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो पेंटिंग्स हैं या फिर जो दीवारें हैं, उनमें इस तरीके की एक्टिविटीज़ होना चाहिए। जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड, वो अभी रेलवेज में है, तो वो रेलवे स्टेशंस में अभी एक नया इनिशिएटिव्स चल रहा है कि रेलवे स्टेशन की जो वॉल्स वगैरह है उसको बहुत अच्छे से वो रेलवे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या उस पर्टिकुलर स्टेशन एरिया लोकेलिटी का कल्चरल वैल्यूज एट्सेट्रा वहाँ पे डिपिक्ट दीवालों में करने की कोशिश की जा रही है। सो दिस इज रियली गुड। ये है GST बॉयंसी। तो सी, GST बॉयंसी में जो एडिटोरियल में लिखा है, इट इज़ जस्ट डेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि GST क्यों अच्छा होना चाहिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम GST में क्या हमें चैलेंजेस आए हैं, और GST बॉयंट भी रहा है। बॉयंट मतलब टैक्स बड़ा है, टैक्स बड़ा है, बॉयंसी है वहाँ पे टैक्स में। अभी हम जानते हैं व्हाट इज GST, इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। GST रिलेटेड ऑल द फैक्ट्स। तो अब मैं डेली बेसिस पे कुछ एक या दो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको थॉरोली विद नोट्स की हेल्प से सारा डिटेल में रिवीजन भी यहीं पे कराऊंगा। जैसे आज हम चूज करते हैं GST। तो व्हाट इज GST? तो GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जहां फाइनल जो आया है कंजम्पशन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो दिस इज डेस्टिनेशन, जहां फाइनल गया है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये एस्टैब्लिश हुआ था 101st CAA में।
इनडायरेक्ट टैक्स है। तो व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। वन नेशन वन टैक्स का फंडा है। एक यूनिफाइड मार्केट इंडिया को बनाना है। ये एक सिंगल टैक्स है, सिंगल टैक्स है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। और ये पूरी साइकिल, लाइफ साइकिल जो होती है किसी भी सामान की, वस्तु या सेवा की, उस पे जीएसटी लगता है। मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक, इस बीच जितने भी लोग आएंगे, जितनी भी प्रोसेस आएगी, हर में जीएसटी लगता जाएगा और फाइनल कंज्यूमर पे वो एंड होगा। तो दिस इज अ सिंगल टैक्स और एंटायर प्रोडक्ट साइकिल पे ये टैक्स लगता है। ये काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन है, वैल्यू एडिशन है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक प्रोडक्ट ए है, इस प्रोडक्ट से बी प्रोडक्ट बना, बी से सी बना, सी से डी बना, तो हर प्रोडक्ट में जो वैल्यू एडिशन होता जा रहा है उस पे जीएसटी लगता जा रहा है। तो इससे क्या होता है, कैस्केडिंग नहीं होती कि जैसे यहाँ 10% टैक्स लग गया था, अब बी में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ तो फिर 10 लगा दो, तो जो ऑलरेडी 10 लगा था उस पर भी एक नया टैक्स लग गया। तो पहले कैस्केडिंग होती थी। जीएसटी में जो वैल्यू एडिशन हुआ है उसी पे टैक्स लगता है, तो कैस्केडिंग नहीं होती, कैस्केडिंग नहीं होती। फाइनल कंज्यूमर ही पे करता है वो टैक्स, पूरी सप्लाई चेन का नहीं, बिकॉज इसमें जो जीएसटी लगा है पुराना उसको आप रिक्लेम भी कर पाते हो। तो ओवरऑल इससे टैक्स का जो बर्डन है वो कम ऐसा होगा, ऐसा माना जाता है। आप केवल उसी पार्ट ऑफ द टैक्स को पे करोगे जो आपने जिस वैल्यू एडिशन को यूज किया है। एक जीएसटी काउंसिल होती है जिसके चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, वो इसका पूरा ख्याल रखती है। अब ये जो टैक्स है इसमें बहुत सारे टैक्स को सब्ज्यूम कर दिया गया। जैसे स्टेट लेवल पे वैल्यू एडिशन टैक्स चला गया, एंटरटेनमेंट टैक्स चला गया, ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स, परचेज, लग्जरी टैक्स और लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग का टैक्स चला गया। वो सब सब्ज्यूम हो गया जीएसटी में। सेंटर में एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज, सर्विस टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, ये सारी चीज़ें, इवन काउंटर वेलिंग भी, ये सब जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम हो गई, सब्ज्यूम हो गई। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को बेनिफिट क्या हुआ? जीएसटी को बोला गया था गुड एंड सिंपल टैक्स, इससे चीज़ें आसान होगी, यूनिफॉर्मिटी आएगी। वरना प्लेथोरा ऑफ टैक्सेस होते हैं तो उनका ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो जीएसटी चीज़ों को आसान करेगा, लीकेजेस को दूर करेगा, रेवेन्यू एफिशिएंसी बढ़ेगी, कंज्यूमर एंड पे इन्फ्लेशन कम होगा, टैक्स बर्डन कम होगा, बिकॉज अभी हम केवल वैल्यू एडिशन पे टैक्स दे रहे हैं, कैस्केडिंग नहीं हो रहा है। और इससे एक डेमोक्रेसी आएगी। सी, टैक्स देना इसलिए ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे वर्क करती है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है आपको, और वो सर्विसेज कैसे पॉसिबल होता है? बिकॉज देयर आर पीपल हु आर पेइंग द टैक्स, हु आर पेइंग द टैक्स। सो दैट इज वेयर टैक्स डेमोक्रेसी होना ज़रूरी है, टैक्सेशन रॉबस्ट और बॉयंट होना ज़रूरी है। बिजनेस क्लास को भी इससे ईजी होगा कि कॉम्प्लायंस ईजी हो जाएगा, इजीली सारी चीज़ें वर्कआउट होगी, टैक्स क्लेम कर पाओगे, रेट स्ट्रक्चर वगैरह सब डेमोक्रेसी के थ्रू वर्कआउट होगा, कैस्केडिंग नहीं होगा, ट्रांजैक्शनल कॉस्ट कम होगा, एक्सपोर्टर्स मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट होगा। और ऐसा कहा गया था कि जीडीपी इससे काफ़ी जंप होगी। बट 5 साल हो गए, 2017 से 2022, इसमें चैलेंजेस भी आए काफ़ी, उसको आयरन आउट भी किया गया और स्टिल अभी भी इसको वर्क इन प्रोग्रेस माना जा रहा है। सेंटर और जो है, सेंटर भी जीएसटी लगा सकता है, राज्य भी लगा सकता है। तो एक हो गया सेंट्रल जीएसटी, एक हो गया स्टेट जीएसटी, और एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब जो इंटर स्टेट सर्विसेज एंड गुड्स वगैरह है उसमें आईजीएसटी लगेगा, जिसको बाद में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए एक्ट बना और एक जीएसटीएन बॉडी बनी। तो जीएसटीएन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जीएसटी, और जितना भी टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग हो रहा है वो सब जीएसटीएन के थ्रू आता है। जीएसटीएन, इसमें इस कंपनी में सेंटर के 24.5 शेयर है, स्टेट का इतना शेयर है 49, और 51% शेयर इन सबको दे रखा है, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एलआईसी फाइनेंस वगैरह। ओके, तो द आइडिया इज दिस इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जो पूरा टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड तैयार कर रही है दिस जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन का। इन्फोसिस ने इसको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इश्यूज इसके सर्विसेज प्रोवाइड किया गया है। तो दिस इज एन एंटिटी। सो हमें क्या याद रखना है? व्हाट इज जीएसटीएन, प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी क्या है, सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड, बिजनेस, कंज्यूमर सबको क्या फायदा है, सेंट्रल एंड स्टेट को क्या फायदा है, कौन से टैक्सेस कंज्यूम उसमें सब्ज्यूम हुए हैं, एंड व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ जीएसटी। दिस इज व्हाट वी शुड बी नोइंग। तो इस तरीके से अब मैं ये सारे क्विक यहाँ पे रिवाइज करवा दिया करूँगा। ऑलराइट, ये है ओवर द बॉर्डर लाइन, बड़ा अच्छा एडिटोरियल है। जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ हमें ज़रूरी है कि उन बॉर्डर स्टेट्स में एट टाइम्स क्या हो रहा है, डीपॉपुलेशन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट का चांस ज़्यादा होता है, और कई बार नेबर्स दिस चाइना का सिनिस्टर प्लान भी होता है।
ये विलेजेस बना देते हैं, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहाँ डिफिकल्टी आ रही है, यहाँ की डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है। सो अभी बात आया था, होम मिनिस्ट्री ने कहा था कि बीएसएफ भी यहाँ पे वर्क करेगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में। सो द आइडिया इज जो बॉर्डर विलेजेस हैं वहाँ हमें डेवलपमेंट करना है, कम्युनिकेशन करना है। वहाँ पॉपुलेशन कम है, कनेक्टिविटी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बजट में कहा था कि हमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच चाहिए बॉर्डर विलेजेस के लिए। एमएचए ने भी कहा था यहाँ पर कि हम बहुत सारी स्कीम्स का कन्वर्जेंस करें, बेटर फ्रेमवर्क हो और सारी फैसिलिटीज बॉर्डर विलेजेस को प्रोवाइड करें, वहाँ डीपॉपुलेशन नहीं हो। कई बार वो वहाँ पर डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो विलेज इंफ्रा बनाना है, हाउसिंग, टूरिस्ट, रोड कनेक्टिविटी, रिन्यूएबल एनर्जी, डायरेक्ट टू होम, दूरदर्शन, एजुकेशनल चैनल, ये सारा लाइवलीहुड जनरेशन बॉर्डर विलेजेस में प्रोवाइड करे। जैसे चाइना की बॉर्डर है हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल में, यूटी ऑफ लद्दाख में, तो यहाँ हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सो ये बॉर्डर जो होता है, बॉर्डर डिवाइड पीपल ऑफ शेयर्ड एथनिक एंड कल्चरल हेरिटेज who are unmoved by rivalries of nation that animate strategies. तो they should not be challenged to the vanguard of patriotism. Actually क्या होता है, एक होती है सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। तो कई बार ये लोग थे, ये इस पूरे जोन में रह रहे थे और बाद में ये बॉर्डर ड्रॉ हो गई यहाँ पे, तो अब इन दोनों को सेपरेट करना, जो हिस्टोरिकली कल्चर एथनिक सब सेम रहा है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि पैट्रियोटिज्म के नाम पर हम डिफरेंसेस क्रिएट करें, बट एट द सेम टाइम नेशनल सिक्योरिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। व्हेन डिग्रीज लूज देयर वर्थ, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सीन चल रहा है। डिग्रीज क्या होता है? डिग्रीज मतलब एक काइंड ऑफ स्टैम्प, एक सर्टिफिकेट हो जाता है कि दिस पर्सन इज दिस मच क्वालिफाइड। ये ग्रेजुएट लेवल क्वालिफाइड है, ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल क्वालिफाइड है, ये पीएचडी लेवल क्वालिफाइड है, ये स्पेशलाइजेशन है इस स्ट्रीम में। तो जब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो या फिर कुछ वर्क करना चाहते हो, तो आपकी डिग्री के बेसिस पे आपकी क्वालिफिकेशन को जज कर लिया जाता है। तो अक्सर ऐसा स्टूडेंट्स में होता था कि सिंपल ग्रेजुएट हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम पोस्ट ग्रेजुएट भी कर लें या फिर हायर डिग्री ले लें, तो हमारी को ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होगा और जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बेटर होगी। बट इसका एक प्रॉब्लम ये भी है, कई बार डिग्रीज का एक बाजार लग जाता है, एजुकेशनल बाजार लग जाता है। डिग्रीज कई बार लाइक ऐसे ही मिल जाता है, तो द पॉइंट इज उससे उसकी डिग्री की वैल्यू भी कम हो जाती है, डिग्री की वैल्यू भी कम हो जाती है। और फिर आजकल कंपनीज भी और जो वर्क फोर्स है, एम्प्लॉयमेंट जो मार्केट है, वो भी बहुत स्मार्ट हो गया है। वो केवल आपकी डिग्री के नाम पे आपको जॉब नहीं देगा, दे विल ट्राई टू हैव देयर ओन टेस्ट। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है, 10th बोर्ड है, 12th बोर्ड है ना। तो आइडियली 10th 12th बोर्ड में आपके जो परसेंटेज है वो बताना चाहिए कि स्टूडेंट ने कितना अच्छे से 12th का पूरा तैयारी किया, साल भर क्या किया, एट्सेट्रा। बट व्हेन इट कम्स टू से एडमिशन टू कॉलेजेस, जैसे आईआईटी हुआ या फिर मेडिकल हुआ एट्सेट्रा, तो वो अब इस नंबर पे ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। वो देयर इज सर्टेन वेटेज, बट अब वो बोलते हैं कि हम अपना अलग से कॉम्पिटिशन कराएंगे, क्योंकि जो फेथ है नंबर में 90%, 95%, वो थोड़ा उस पर रिलायबिलिटी कम हो रही है। सो जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपना अलग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम करा रही है, तो सिमिलरली अगर डिग्रीज इसी तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या डिग्रीज का वर्थ भी लूज हो रहा है? बिकॉज एट टाइम्स सिंपल ग्रेजुएट को भी, बिकॉज उसका स्किल लेवल बेटर है, उसको हायर पोस्ट मिलेगा और पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी को कम पोस्ट मिलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है, बिकॉज इट इज मोर अबाउट मेरिट, इट इज मोर अबाउट से स्किल सेट, और स्किल सेट और डिग्री का कई बार मिसमैच हो रहा है। तो व्हेन डिग्रीज लूज देयर वर्थ, ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। जब से डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है, इसने लर्निंग को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। आपके पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में कि एवरीथिंग इज लाइक एक्सेसिबल, इंटरनेट में सब एक्सेसिबल है। सो इससे डेमोक्रेटाइज हो रहा है लर्निंग एंड एजुकेशन। तो ये भी एक आइडिया कुछ दिन पहले हमने देखा था, क्या ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या ये अपनी यूटिलिटी या इनका जो सो कॉल्ड वर्थ है वो कम हो जाएगा? बिकॉज इट विल नॉट मैटर कि आपने कितने बड़े इंस्टीट्यूट से डिग्री किया है, वॉट इन द एंड मैटर्स इज कि आप में स्किल सेट कितना है, आप काम एक्चुअली कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो स्किल सेट विल बिकम वे हायर देन दिस सो कॉल्ड डिग्रीज। ऐसा भी फ्यूचर हो सकता है, बिकॉज एजुकेशन डेमोक्रेटाइज हो रहा है, एजुकेशन फुल थ्रॉटल डेमोक्रेटाइज हो रहा है, एजुकेशन के मायने भी बदल रहे हैं। तो दिस इज देयर। अब दिस इज टुवर्ड्स इंडियाज प्रेजेंट फुटप्रिंट, तो इसको भी मैं अब डिटेल में बताता हूँ। इंडिया के
प्रिजन फुटप्रिंट। तो ये बॉर्डर लाइन स्टेट हो गया। अब देखिए जेल में अभी प्रेसिडेंट मैम का एक स्पीच भी आया था कि हमारे यहाँ जेल में बहुत सारे प्रिजनर्स हैं और उनका डिसीजन नहीं आ रहा है और वो अंडर ट्रायल्स है, विच इज़ नॉट राइट। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी फॉर प्रिजनर, हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जेल में लाएं। द पर्पज़ इज़ कि जेल में रिफॉर्म्स होने चाहिए, जेल ओवर क्राउडेड नहीं होने चाहिए। हमारा लॉ सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो डेटरेंस की तरह वर्क करे बजाय उनको जेल में डालने से। आर्टिकल 21 होता है राइट टू मेडिकल केयर होना चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ राइट टू मेडिकल केयर भी 21 में, पर्सनल लिबर्टी भी है, इनह्यूमन क्रूअल डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, ये भी 21 में। तो आज का सवाल यही है कि आर्टिकल 21 अच्छे से एलैबोरेट वे में आप लिख के बताओ। आर्टिकल 39A भी है जिसमें फ्री लीगल एड मिलना जरूरी है, प्रिजनर्स को फ्री लीगल एड, ताकि वो अपना पक्ष प्रस्तुत कर पाए। तो ये 21 है और ये 39A है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इसके अलावा 2016 में एक मॉडर्न प्रिजन मैनुअल आया था और इसमें ये बोला गया था कि ह्यूमन राइट्स मिले, रिहैबिलिटेशन करे। हमारा पर्पस ये नहीं है कि जो जेल गया है वो हमेशा जेल में जाए या फिर उसके लिए सोसाइटी में ऐसा ट्रॉमा क्रिएट हो जाए, टैबू हो जाए। द आइडिया इज टू रिफॉर्म, तो रिहैबिलिटेट हो, जो फीमेल प्रिजनर्स हैं उनको भी लाइक सिक्योरिटी हो, राइट्स मिले उनके, प्रिजन का इंस्पेक्शन हो, एजुकेशन हो, इवन फॉर डेथ रो कॉन्विक्ट्स एज वेल। तो ये जरूरी है, ह्यूमनली ट्रीटमेंट जरूरी है। अब प्रिजन आता है स्टेट सब्जेक्ट में, 7th शेड्यूल में है ये। तो सेंटर एंड स्टेट दोनों का यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन जरूरी होगा। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन है, ये जेल जो होता है ये राज्य सरकार के अंदर आता है। तो ये मॉडल प्रिजन मैनुअल एंड स्टेट का पोजीशन। अब आप बताओ जैसे ये जो है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन है, तो क्या NHRC जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो जेल विजिट कर सकता है क्या वो सुओ मोटो यहाँ पे रिपोर्ट्स एंड एटसेट्रा दे सकता है? क्या NHRC किसी एक मैटर में जो काफी पुराना मैटर है उसको भी डिग करके वहां अपने रिकमेंडेशंस दे सकता है? आंसर। तो प्रिजनर्स को प्रॉब्लम क्या आ रही है? एक तो ओवर क्राउडिंग है, डिटेंशन है अंडर ट्रायल, अभी तक उनको कॉन्विक्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, माइनर थेफ्ट है, माइनर इशू है, उसमें भी सालों सालों वो जेल में है, बेल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लिविंग कंडीशन ठीक नहीं है, ट्रीटमेंट प्रोग्राम नहीं है, मेडिकल हेल्प नहीं है, इनह्यूमन अप्रोचेस है, तो इससे डिफिकल्टी आती है। जस्टिस अमिताभ राय कमेटी आती है 2018 में और ये बोलती है कि जेल रिफॉर्म्स जरूरी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करो ताकि बहुत डिले नहीं हो, बहुत सालों साल लग रहे हैं पेटी ऑफेंसेस में, नॉट गुड। तो ये एक चीज करना है। और द पॉइंट इज कि जहाँ बेल देना है, जहाँ पे उनको, हमारा आइडिया ये होना चाहिए कि कॉन्विक्ट्स को, जेल का पॉपुलेशन हम कम करें। सो नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स भी सजेस्ट किया था। तो ये अमिताभ रॉय कमेटी थी। अब एक और कॉन्सेप्ट है ओपन प्रिजन का। तो ओपन प्रिजन मतलब ये होता है, यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं होता है, काइंड ऑफ लेस स्ट्रिंजेंट होता है, ये सिक्योरिटी कम होती है, ओपन एयर कैंप प्रिजन में उन्हें रखा जाता है, ऐसा नहीं कि सलाखों के पीछे ऑल द टाइम है। इससे उनमें भी माइंडसेट चेंज होता है, रिफॉर्म्स आता है। जेल में मिनिमम सिक्योरिटी फंक्शन होता है और सेल्फ डिसिप्लिन को, रिफॉर्म्स को हम एनकरेज करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का स्टैंडर्ड मिनिमम रूल होता है ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजन का, जिसको नेल्सन मंडेला रूल्स भी बोलते हैं। नेल्सन मंडेला साहब को भी बहुत टाइम तक जेल में रखा गया था, अपार्थेड। सो द पॉइंट इज ओपन प्रिजन भी एक ऐसा हो सकता है कॉन्सेप्ट जिसमें फेवर करे रिहैबिलिटेशन को, केयरफुली सेलेक्टेड प्रिजनर्स को। सो द आइडिया इज सेकंड इनको चांस जो प्रोवाइड करना है, स्पेशली कोई पेटी क्राइम एटसेट्रा है, तो ओपन प्रिजन इज अ गुड कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया हमारा जेल। तो सिमिलरली नाउ आई विल ट्राई टू लाइक एक्सप्लेन 2-3 टॉपिक्स एवरी डे इन डिटेल। अब ये टॉय स्टोरी है, टॉय स्टोरी में भी प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है। देखिए एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई भी चीज़ इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं होती है ना, तो वो नहीं कंटिन्यू हो पाती है, वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है। दिस इज द प्राइमरी रीजन कि हमने ये जो प्रीलिम्स 2023 कोर्स है या टेस्ट सीरीज 2023 कोर्स है, देयर इज अ फी फॉर दिस कोर्स। दिस फी, मिनिमम नॉमिनल फी इज रिक्वायर्ड to make it everything economically sustainable. For example, we are doing so many things, newspaper, quiz, PDFs, website, etc. इन सब में resources लगते हैं, efforts लगते हैं। तो the point is we need to have certain this income so that we can sustain and we can continue. तो सिमिलरली ये जो टॉय स्टोरी है, टॉय स्टोरी में क्या है कि ये जो खिलौने हैं ये स्केल नहीं हो पाते।
एट टाइम्स यहाँ पर मार्केट नहीं मिल पाता, प्रॉफिटेबल नहीं होता। अब प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो पर्सन बजाय वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क भी कर रहा है, बट अगर उससे उसका घर नहीं चल रहा है तो वो उसको क्यों कंटिन्यू करेगा? सो दैट इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट कि हमें ये जो टॉय इंडस्ट्री है इसको प्रॉफिटेबल बनाने का ज़रूरत है, इसको इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये सारा हेरिटेज हमारा लॉस्ट इन ऑब्लिवियन हो जाएगा। देन दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ओयो रूम्स, कॉफी, कैश सर्कुलेशन, CIL। अभी नया कोरोना वायरस का वेरिएंट होगा, इस पे बिल्कुल बॉदर नहीं करना है, लेट अस सी। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज असम में हो रहा है, इसमें अभी बस डीलिमिटेशन क्या होता है ये समझना है। तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज ये होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज पॉपुलेशन में क्या डेमोग्राफी में चेंज आया उसके हिसाब से रीजिक हो रहा है। तो रीड्रॉ हो रहा है बाउंड्री ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कि यहाँ विधायक का क्षेत्र क्या है, सांसद का क्षेत्र क्या है, इसको क्षेत्र को रीड्रॉ किया जा रहा है, सीट्स चेंज नहीं हो रही है, क्षेत्र को रीड्रॉ किया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं डीलिमिटेशन। ये डीलिमिटेशन जो है ये अंडरटेक हुआ था अक्रॉस द कंट्री 2002-08 में, बट असम और इन 4 अदर स्टेट्स में नहीं हुआ था बिकॉज ये बॉर्डर स्टेट्स हैं, यहाँ पॉपुलेशन चेंज हुआ था आफ्टर 1971, असम अकॉर्ड भी है, सो फॉर सम रीजंस यहाँ पर नहीं हुआ था। अभी फिर से स्टार्ट करने की बात है, लेट अस सी डीलिमिटेशन क्या होता है, दिस इज डीलिमिटेशन। देन द सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ वैल्यू, वर्ड ऑफ द डे है एफेस, मतलब रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम रिकॉग्निशन ऑफ मेमोरी, ऑब्लिटरेट, ब्लर, स्लर, डिम कर देना, मेमोरी एफेस्ड हो गई है। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, एक्सप्लोडिंग नंबर ऑफ इंडियन इलीगल माइग्रेंट्स, ऑस्ट्रिया एंड टूरिज्म प्लान सी। जो अक्सर क्या होता है, हम टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, हमारी भी एज अ टूरिस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। एट टाइम्स हम वहाँ जाके जंक थ्रो करते हैं, वहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, नॉट राइट, नॉट राइट। देन दिस इज ऑनलाइन गेमिंग में नया लॉ आने वाले हैं, रूल्स ऑफ द गेम, लेट अस सी। तो द पॉइंट इज ऑनलाइन गेमिंग भी एक बहुत बड़ा मार्केट है ऑनलाइन गेमिंग का, तो IT मिनिस्ट्री यहाँ पर एक नया पब्लिक कंसल्टेशन से एक स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में रिसर्च करने की ज़रूरत है, और दिस इज ईरान, पोप एमेरिटस बेनेडिक्ट 16 एंड वेटिकन, एंड दिस इज इजराइल, एंड दिस इज श्रीलंका। श्रीलंका फ्रीजेस गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट इन फ्रेश ऑस्टेरिटी ड्राइव। इंडिया में भी एक आर्टिकल 360 होता है इमरजेंसी का, ये कितने दफे लगा है आर्टिकल 360 टेल। देन IMF MD बताया ग्लोबल इकोनॉमी मुश्किल रहेगी 2023 में, UV की सेल्स है, श्री सिटी MOU साइन किया, और ये है स्पोर्ट्स। ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। 1 जनवरी आज डिस्कशन करना था, आप लोग बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, उसको कंटिन्यू करो, लेट अस टेक 1 मोर डे, ओके। अभी साल स्टार्ट ही है, लेट अस गो इजी, फिर हम इसको +2 साइकिल में स्लोली वी विल कन्वर्ट। तो 10 की एरियाज है। अब देखो यहाँ पे कॉपीज भी देखो, कितने अच्छे सबमिशंस है, आइडियाज लो, लिख के बताओ चीजों को, ओके। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी safe।